ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत रियाज़ है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ में। सो वेलकम टू टुडेज़ टॉक। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन स्पेशल सिचुएशंस। स्पेशल सिचुएशंस के हिसाब से हमारी मुराद है जैसे प्रेगनेंसी में या छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायबिटीज़ हो जाए, या फिर ओल्ड एज में, बुढ़ापे में। क्योंकि डायबिटीज़ देखें अब जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर एज के लोग और हर किस्म की पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एज में डायबिटीज़ को एक ही तरह मैनेज किया जाए। सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, तो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को भी वी हैव टू मॉडिफाई एज पर द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो टुडेज टॉक के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी वांट टू डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन जैसे पहले कहा, बच्चों में पीडियाट्रिक एंड यंग एडोलेसेंट। ठीक है, उनमें कैसे मैनेज करते हैं, एंड प्लस एल्डरली पेशेंट्स। ये 3 ग्रुप्स हैं जिन पे हम ख़ास तौर पे फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। नाउ प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ 2-3 तरह से प्रेजेंट करती है। हो सकता है कि पहले से कोई खातून डायबिटिक हो और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाए, जिसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। और दूसरी होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो ख़ास तौर पे पहली दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायबिटीज़ का पता चले। अब ये दोनों तरह की हो सकती है, टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो अगेन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ प्री एग्जिस्टिंग पहले से हो सकती है, और पहली दफ़ा पता प्रेगनेंसी में चले ये भी हो सकता है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। यूजुअली मैनेजमेंट दोनों की इज़ द सेम। प्रेगनेंसी में चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग हो या पहली दफ़ा पता चले, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, प्रिंसिपल्स वही होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को अच्छा मैनेज करना, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखना? बिकॉज इन प्रेगनेंसी वी नो देर आर 2 लाइफ्स एट स्टेक, एक मदर और एक अनबॉर्न बेबी जो फीटस है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो या डायबिटीज़ का पता ही ना चले, ब्लड शुगर्स बढ़ी भी रहें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस। नौमौलूद बच्चे में बहुत सारे कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। देन प्री एक्लैम्शिया, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से फीटल लॉस भी हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन समटाइम्स बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के प्रॉब्लम्स और आगे जाके बच्चे और माँ दोनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभार बच्चा पैदा होने के बाद उसकी शुगर्स बहुत लो हो जाती हैं, अगर मदर को डायबिटीज़ हो और अनकंट्रोल्ड हो, तो न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर, प्लस सो मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो मदर एंड फीटस दोनों में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू टेक गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वंस कंसेप्शन अकर्स एंड डायग्नोसिस हो जाए डायबिटीज़ की। अब डायबिटीज़ की जो डायग्नोसिस है ना, वो भी प्रेगनेंसी में इट्स डिफरेंट। आप ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फास्टिंग चेक कर ली या आपने HbA1c करा लिया, जैसे कि हम आम डायबिटीज़ में करते हैं, या RBS। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो OGTT है। प्रेगनेंसी में आप स्पेसिफिकली 75 ग्राम्स का ग्लूकोज लोड देके और फिर उसके 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, उससे पहले फास्टिंग चेक करते हैं, और उसके कट ऑफ्स भी डिफरेंट है कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। सो जब आप डायग्नोसिस वाला क्लास कर रहे होंगे, तो उसमें हम हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यूजुअली कुछ जगहों पे 1 स्टेप स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें आप 75 ग्राम्स देते हैं और फिर फास्टिंग में लेते हैं 1 घंटे बाद, और 2 घंटे के बाद शुगर्स चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडियली जो प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में OGTT करके चेक की जाती है। बट बिकॉज डायबिटीज़ इज़ सो कॉमन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, it is now recommended that at first antenatal visit do an OGTT or at least a fasting blood sugars to know। पहले से तो पेशेंट को जो प्रेग्नेंट खातून है उनको डायबिटीज़ तो नहीं थी, जो कि पता नहीं था,
तो दिस इज़ नॉट प्योर जेस्टेशनल, ये होता है अनडायग्नोज्ड प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। उसको स्क्रीन करने के लिए वी डू नॉट वेट टिल 24 टू 28 वीक्स। उसमें है कि जब पहली दफ़ा प्रेगनेंसी का पता चले उस वक्त ब्लड शुगर ज़रूर चेक होनी चाहिए। आइडियल है OGTT हो, अगर वो ना कर सकें तो एटलीस्ट फास्टिंग रैंडम कुछ ना कुछ ज़रूर करके, ताकि ये पता चले कि किसी की अगर फ़र्ज़ कीजिए उस वक्त ही 250-300 आ रही हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। अगर उस टाइम नॉर्मल आ जाए देन द आइडियल टाइम इज़ 24 टू 28 वीक, जिसमें हम OGTT करते हैं और उसके कट ऑफ प्रेगनेंसी के हिसाब से देख के वी लेबल द women एज हैविंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, प्री डायबिटिक रेंज में आ रहा है या डायबिटीज़ है, और तीनों की मैनेजमेंट उसके हिसाब से की जाती है। ठीक है, तो उसके जो कट ऑफ वैल्यूज़ हैं, फास्टिंग अगर 92 या उससे ज़्यादा आए, 1 घंटे के बाद जो रीडिंग होती है अगर वो 180 या उससे ज़्यादा आए, और 2 घंटे के बाद 153 या उससे ज़्यादा आए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 3 रीडिंग्स हैं, अगर इसमें से कोई एक रीडिंग भी इस लेवल से ज़्यादा आ रही है, द वुमेन इज़ लेबल्ड एज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों रीडिंग्स नॉर्मल से ज़्यादा आएँ। ये 3 रीडिंग्स इसलिए जाती हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक इससे ज़्यादा आ गई, देन द वुमेन इज़ लेबल्ड एज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। Once a person is labeled as having diabetes in pregnancy, the first thing is you need to counsel that woman. काउंसलिंग क्या होती है? हो सकता है किसी की ये सेकेंड या थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी हो और पहले किसी प्रेगनेंसी में या तो शुगर चेक नहीं हुई थी या हुई थी तो नॉर्मल थी, तो यू नीड टू टेल द वुमेन व्हाई दिस प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। अगर पहले नहीं भी थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई है तो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट द वुमेन कैन डू टू कंट्रोल दैट थिंग, और ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स ना हो बच्चे में भी और माँ में भी। ठीक है, सो काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड tell her about lifestyle modifications, about dietary modifications. The important thing is not every woman diagnosed with GDM needs drugs, medicines or insulin. जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, दिस इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ GDM। तो आपने काउंसिल करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ब्लड शुगर्स मॉनिटर करने का बताना है, उसको डाइट के बारे में बताना है। जैसे हमारे यहाँ बड़े कॉमन कंसेप्ट हैं, लोग प्रेगनेंसी में जूसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल तो होता है बट उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वेरी हाई कैलोरिक स्वीटेंड थिंग्स उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। तो until and unless there is some contraindication, गायनी ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल एक्टिविटी मना किया गया हो, तो रूटीन की नॉर्मल फिजिकल जो भी काम करते हैं दे विमेन कैन वेरी इजीली डू दैट। तो उसके बारे में बताना, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ये जनरल मैनेजमेंट होती है जो हर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के खातून को बताना होता है। अगर इससे ब्लड शुगर्स कंट्रोल हो जाएं, वेल एंड गुड, वी कंटिन्यू विद दैट, बट देर आर सर्टेन विमेन जिनको इससे टारगेट्स अचीव नहीं होते, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उसके भी आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल के साथ आपने ब्लड शुगर्स मॉनिटर करना बताना है। प्रेगनेंसी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आप बहुत वेट नहीं कर सकते, 1 से 2 हफ्ते में जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं, प्रेगनेंसी के टारगेट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, और आइडियली तो 3 से 4 दफ़ा दिन में होना चाहिए, बट बिकॉज वी नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज़ होता है, तो एटलीस्ट वंस अ डे ज़रूर चेक करें शुगर्स, और वो डिफरेंट टाइम में, किस दिन फास्टिंग, किस दिन नाश्ते के बाद, किस दिन लंच के बाद, किस दिन रात के खाने के बाद, सो दैट यू नो पूरे 24 घंटे में ब्लड शुगर्स कैसी रहती हैं। ठीक है, तो आपने ब्लड शुगर्स चेक करने का बताना है, उनको टारगेट्स बताने। टारगेट्स के लिए 2 चीज़ें बहुत आसान हैं, एक फास्टिंग की वैल्यू याद कर लें, शुड नॉट एक्सीड 95, ज़्यादातर तो 90 कहते हैं, बट 95 इज़ द मैक्सिमम कट ऑफ, कि फास्टिंग 95 से कम रहनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर्स चेक करें, इट शुड नॉट बी मोर देन 120। सो 95 एंड 120, आपको ये 2 टारगेट्स याद हों, पेशेंट को भी यही याद करा दें, खातून को यही याद करा दें कि मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स शुड बी इन दिस रेंज। अगर ये सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी, सिंपल वॉक, उससे अचीव हो जाता है, वेल एंड गुड, यू कंटिन्यू विद दैट। लेकिन 1 से 2 हफ्ते में अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद ये टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है,
तो न्यूट्रिशन की थेरेपी के बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपने गाइड करनी है, बतानी है, जैसे मैंने कुछ डिस्कस किया, उनको हेल्दी बैलेंस्ड गुड डाइट, अगर डाइटिशियन की सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बेसिक चीज़ें उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्या चीज़ें लें क्या ना लें। 3 मील्स स्नैक्स, बहुत देर तक भूखा ना रहें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल स्पेसिंग के साथ मील्स लें, बैलेंस डाइट, फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो, रोटी चावल सब कुछ हो, बट उसकी क्वांटिटी और चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। कोई बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेज आप नहीं बताते, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, लोग स्विमिंग कर लेते हैं, योगा कर सकते हैं, वो एक्सरसाइजेज अवॉइड करें जिसमें एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग होती है। तो ये कुछ सिंपल उसूल हैं जो आपने हर वीमेन हु इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ उसको आपने गाइड करना है। अगर 1 से 2 हफ्तों में टारगेट्स अचीव नहीं होते, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कुछ इंसुलिन्स भी हैं और मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज यूज़ होती है वेरी कॉमनली, मेटफॉर्मिन अगर उससे कंट्रोल हो जाए वेल एंड गुड, देन इन सम पेशेंट मे बी 10 to 15% ऑफ वेमेन मे रिक्वायर इंसुलिन, अगर उसकी ज़रूरत हो तो फिर आप इंसुलिन शुरू कराना है और फिर उसकी काउंसलिंग और उसको एडजस्ट करना एज पर द ब्लड शुगर रीडिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So just to summarize, diabetes in pregnancy diagnosis is very important. Cutoffs are different. OGTT is the gold standard for diagnosing. Once you diagnose, start them on medical nutrition therapy, physical activity, tell them the targets, ask them to monitor their blood sugar levels. If the targets are not achieved within 1 to 2 weeks, move to the next step, which is metformin. If the blood sugars are not controlled with that, move to the insulin. Some women may require insulin on day 1 अगर उनमें weight loss, ketosis के signs, very high blood sugars, शायद प्री एग्जिस्टिंग हो, अनडाइग्नोज रह गई हो, कोई फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो, मिटरनल कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, you might need to start insulin on day 1 rather than waiting for 2 weeks or 3 weeks. So it depends on individual to individual. Okay. This was about the diabetes in pregnancy. The second is our pediatric and adolescent population. जैसे प्रेगनेंसी एक स्पेशल सिचुएशन है, इस तरह बच्चों में यूजुअली बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है कॉमनली, बट चूँकि डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नाउ वी सी मैनी पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन वेरी अर्ली एज ऑफ लाइफ, लाइक 10 years और 12 years पे। तो इट डज़ नॉट मीन कि एवरी child who is diagnosed with diabetes will be type 1. So we have to be very cautious. अगर बच्चे में ओबेसिटी है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस मिल रहे हैं, देर आर नो साइंस ऑफ कीटोसिस, तो बी ओपन टू द आइडिया दैट द चाइल्ड और द एडोलेसेंट यंग पर्सन माइट हैव टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट बोथ दिस थिंग्स। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, चूँकि ये एज बड़ी वल्नरेबल होती है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओबेसिटी की वजह से है, देन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक आपको टीम चाहिए होती है इस स्पेशल सिचुएशन में डील करने के लिए, जिसमें डाइटिशियन का बहुत रोल होता है, एजुकेटर का रोल होता है, साइकोलॉजिस्ट का होता है, डॉक्टर, हेल्थ के प्रोफेशनल जो भी है उसका बहुत अच्छा लेज़ॉन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, ताकि ये इस एज के बच्चे आपकी बात समझ सकें। फिर इस एज में प्यूबर्टी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, so many other changes are occurring in the body that you need to take into consideration all those things, और उसके हिसाब से फिर काम करना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ द चाइल्ड इज़ डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज़, जिसके लिए हम ज़ाहिर है ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवाते हैं, सी पेप्टाइड लेवल्स होते हैं, समटाइम्स एंटीबॉडीज़ नीड्स टू बी चेक टू कन्फर्म वेदर द चाइल्ड इज़ हैविंग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, देन ऑफ कोर्स द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ इंसुलिन। इंसुलिन सिरिंज के फॉर्म में भी, इंजेक्ट उसके पम्प्स के फॉर्म में, अब तो पम्प्स अवेलेबल हैं, वी हैव गॉट न्यू टेक्नोलॉजीज़, CGMs आर अवेलेबल, फ्लैश मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल, सो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल नाउ। आजकल के बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी से भी होते हैं, वी हैव गॉट डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल जिसमें आप उनको डाइट की मॉनिटरिंग, इंसेंटिव्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, सब कुछ आप उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। But for people who have got type 2 diabetes, तो young age में now there are medications approved for them. For example, metformin can be used in some patients, and some children might need insulin as well. So you have to identify those people and act accordingly. तो बच्चों में ऑफ कोर्स जैसे बड़ों में उसी तरह से रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज़ इम्पॉर्टेंट,
कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं अगर हाइपोज में जाएंगे दे वोंट बी एबल टू टेल यू द सिम्टम्स, तो उनकी ब्लड शुगर्स थोड़ा सा उनके टारगेट्स लूज रखने होते हैं, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट कि वो हाइपोज में ना चले जाएं। टाइप 1 वाले ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शंस चाहिए होते हैं, तो उसके साथ उसकी चीज़ें उनको बताना, गाइड करना, शुरू में उनके पेरेंट्स या जो भी बड़े होते हैं वो कर रहे होते हैं, फिर सुपरविजन में, फिर उनको कब इंडिपेंडेंट करना है, कब स्लो एंड स्टेडी उनकी चीज़ें मॉडिफाई करने, यू हैव टू टेल देम। इस एज ग्रुप में बच्चों वाली एज ग्रुप में ज़ाहिर अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उनको स्टिक कराना हेल्दी डाइट पे। सो यू नीड टू टेक इन द होल सिचुएशन, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, उनको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली गाइड करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बड़ों में भी होती हैं बट मोर सो इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज. They need to have a balanced diet, healthy diet, so that they can build their bones, muscles. Growing age होती है, developmental stage होती है, you cannot restrict them not to eat this or that, rather you need to tell them how to modify their diet so that they take everything and then adjust them. The treatment needs to be adjusted as per their requirements कि उनको orals चाहिए, इंसुलिन चाहिए, कौन सी ड्रग है, कब देना है, शुगर्स कितनी दफ़ा चेक करनी है, सिक डे रूल्स के बारे में उन्हें बताना है, ट्रैवलिंग करते हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उन बच्चों को उसके हिसाब से गाइड करना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. तो उनको सेल्फ मैनेजमेंट बताना डायबिटीज़ की, उसके बारे में एजुकेट करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट और उसके बारे में गाइड करना. और जैसे मैंने कहा कुछ ऐप्स हैं, कुछ नेट पे ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में उनको बताना, encourage them to read it up, to discuss with you if they've got any queries, any questions, so that we can discuss them. Diet and exercise cannot be emphasized enough. Of course, the main pillar of management in every step of diabetes, more so जैसे कहा बच्चों में, यंग लोगों में जब ग्रोइंग एज होती है, इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब इंसुलिन जिन बच्चों को ज़रूरत होती है यंग एडल्ट्स में, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वी हैव गॉट conventional insulin therapies, now we have got analogs, we have got insulin pumps, now we have got CGMs. So the things are changing very fast and new modalities and therapies are available which can be used very nicely. ठीक है, तो बेसल बोलस regime भी होता है जिसमें 3 इंजेक्शंस बोलस के और एक बेसल का दिया जाता है. डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं उनकी ब्लड शुगर्स कैसे रह रही हैं उसके हिसाब से डिफरेंट रजीम्स उनकी चेक की जाती हैं. पर बच्चों में यूजुअली बोलस प्लस बेसल, हर खाने के साथ उसके हिसाब से इंसुलिन एंड 1 बेसल. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली used regime, but there can be variations, there can be modifications as per the needs and requirements. तो यूजुअली जब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं स्लो कम उससे करते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं. समटाइम्स यू माइट नीड 0.2 से लेकर 0.5 यूनिट्स पर केजी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है. आप वेट के हिसाब से कैलकुलेट करें, देन डिवाइड इट इनटू, स्प्लिट इट इनटू 3 बोलस डोजेस, 50% बोलस एंड 50% बेसल. उसको हम यूजुअली स्टार्ट करके एंड देन वी टाइट्रेट एज पर देयर ब्लड शुगर लेवल्स. उनको ब्लड शुगर्स चेक करने का कहते हैं, रीडिंग्स कैसी आ रही हैं, फास्टिंग कैसी है, रैंडम कैसी है, देन वी नीड टू चेंज द डोज ऑफ दैट. अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो स्क्रीन करें, प्री डायबिटीज़ के लिए फैमिली हिस्ट्री है, उनकी BMI चेक करें, ओबेसिटी के बारे में देखें और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्शंस बताएं, उनको चीज़ों के बारे में गाइड करें. ठीक है, अब न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ यंग में हो, ये एक एल्गोरिदम दिया हुआ है इजी, डिपेंड्स ऑन द A1C. ठीक है, अगर A1C 8.5 से कम है और कोई कीटोसिस और एसिडोसिस के साइन नहीं है तो मेटफॉर्मिन कैन बी स्टार्टेड. अगर 8.5 से ज़्यादा A1C है, अगेन विदाउट हैविंग एनी एसिडोसिस और कीटोसिस, विच मीन्स आपने टाइप 1 को एक्सक्लूड किया है, अगेन मेटफॉर्मिन दे सकते हैं और साथ में बेसल इंसुलिन भी दी जा सकती है. अगर एसिडोसिस या डीके है तो ऑफ कोर्स नो ओरल्स. डीके अगर है तो डीके के हिसाब से मैनेज करें, और अगर डीके में नहीं भी है, शुगर्स हाई हैं, देन ऑफ कोर्स इंसुलिन इज़ द बेस्ट चॉइस करके, और फिर आप एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक करके कंफर्म करें डायबिटीज़ को और उसके हिसाब से फिर कंटिन्यू करें. अक्यूट फेज़ में इर्रिस्पेक्टिव वेदर इट्स टाइप 1 और टाइप 2, अगर आपको एसिडोसिस के सिम्टम्स मिल रहे हैं, वेट लॉस मिल रहा है, साइंस ऑफ कैटाबॉलिज्म मिल रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद इंसुलिन. बाद में कंफर्म करते रहें कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है. अक्यूट क्राइसिस में उससे बाहर निकालना ज़रूरी है. देन यू कैन शिफ्ट द पेशेंट्स टू ओरल इफ़
इट्स कन्फर्म दैट दिस इज़ नो अंडरलाइंग इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। फिर A1C को मॉनिटर करते हैं, टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। सो जस्ट टू समराइज, डायबिटीज़ मैनेजमेंट इन यंग एडल्ट्स और इन चिल्ड्रन, mostly type 1 but sometimes type 2. If it's type 2, you can start orals, of course, along with diet and lifestyle modifications, weight management, talking about their nutrition, the therapy, psychosocial counseling, and then you follow them as per the guidelines that we have just discussed. Coming to the next part is management of diabetes in elderly. So again, एल्डरली में डायबिटीज़ की मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। आपके जो कट ऑफ्स होते हैं शुगर्स के, वो बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होते। आप क्योंकि हाइपोज में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ओल्ड एज में आपको वो सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते जो आपको अलर्ट करते हैं कि हाइपोज हो रहा है, लाइक टेकिकार्डिया होना या स्वेटिंग होना, बिकॉज ऑफ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़। आमतौर पे ओल्ड एज में खाली डायबिटीज़ नहीं होती, लोगों को साथ में ब्लड प्रेशर्स भी होता है, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स प्रोस्टेट की वजह से किडनी प्रॉब्लम, समटाइम्स लिवर प्रॉब्लम्स, सो नो मल्टीपल रीजंस के साथ। तो बहुत दफ़ा हाइपोज के सिम्टम्स पता नहीं चलते, या हाइपर में भी जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो भी नहीं पता चलता। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस कि पेशेंट्स हाइपो में भी ना जाएं और हाइपर में भी ना रहें। दिस इज़ द आर्ट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। सो द बेसिक जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं, कोई भी ऐसी दवा ना दें जो उनकी किसी को मॉर्बिडिटी को एग्जैजरेट करे। लाइक अगर उनको सीवियर एसिड पेप्टिक डिजीज़ है और आपने उसको मेटफॉर्मिन शुरू कर दी, ऑफ कोर्स इट्स गोना वर्सन देयर कंडीशन। इसी तरह कोई ऐसी ड्रग ना दें जो बहुत सडनली ब्लड शुगर्स को ड्रॉप कर दे, तो उसमें भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। क्लासिक सिम्टम्स यूजुअली डायबिटीज़ के होते नहीं है, एल्डरली या नॉन डायबिटिक्स भी हों उनमें हाइपो के या हाइपर के सिम्टम्स नहीं मिलते, तो इसीलिए आपको ज़रा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। ग्लूकोसूरिया के और बहुत सारे रीजंस इसमें हो सकते हैं, ड्राई आइज़ एंड माउथ एंड कन्फ्यूजन, जो हम यूजुअली समझते हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो ज़रूरी नहीं है क्लासिक सिम्टम्स आपको और क्लासिक साइंस मिले। Clinical presentation may present with urinary incontinence, but then there are so many other reasons for this presentation. Sexual dysfunctions, infections, delayed healing, ये ज़्यादा मिलते हैं। वेट लॉस के साथ अक्सर पेशेंट्स प्रेजेंट कर जाते हैं, डिप्रेशन के साथ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस, पैरेस्थीजियाज, पोस्चरल ड्रॉप्स, ये ज़्यादा प्रेजेंटेशंस होती हैं फॉर। तो अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं है, एल्डरली कोई ऐसे प्रेजेंट करे, तो ऑलवेज चेक देयर ब्लड शुगर लेवल्स, और अगर नॉन डायबिटिक है तो उसको कंट्रोल को देखें, ठीक है। सो व्हाट वी वांट इन ओल्ड एज, जितना सिम्टम फ्री रख सकें, जितना ज़्यादा उनको कोमॉर्बिडिटीज़ को एग्जैजरेट होने से बताएं और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू देम। तो ऐसी कोई दवा उनको ना शुरू करें जिससे उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ एग्जैजरवेट हो सकती हैं, और कोई ऐसी दवा ना दें जो सडन ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल्स करे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज लेस स्ट्रिंजेंट ग्लाइसेमिक गोल्स बेस्ड इन सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया, individualized screening for diabetes complications like eye के complications, kidney, heart के लिए blood pressures, cardiac, ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है। हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट पर हैं, उसको ज़रूर हर दफ़ा ब्लड शुगर्स के साथ ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, and lipid lowering agents and aspirin as the need may be. So these are general recommendations. Diet old age में वैसे ही डाइट लोगों की कम हो जाती है, कुछ दांत के मसले की वजह से चबा नहीं सकते, कुछ और बहुत सारी दवाएं होती है उसकी वजह से उनका मुंह का जायका ख़राब होता है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, या एसिडिटी रहती है, तो यूजुअली ओल्ड एज में डाइट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो प्लीज़ उनकी डाइट में सब चीज़ें बंद ना कर दें, उनको हेल्दी वेल बैलेंस डाइट का बताएं, उनको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ब्लेंड करके ले लें, अगर फ्रूट वैसे नहीं खा सकते। उनको चावल खाना शायद ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि उसको चबाना मुश्किल नहीं होता बजाय रोटी के, तो प्लीज़ वो बंद ना करें। उनको मॉडिफाई करके बताएं कौन सी चीज़ें जिनको खाने से शुगर्स बहुत बढ़ती हैं और कौन सी हैं जिससे बैलेंस में रहती है, ठीक है। तो एक तरफ आप हाइपर ग्लाइसीमिया नहीं चाह रहे, बट दूसरी तरफ हाइपो भी अवॉइड करना है। तो बेसिक चीज़ें, सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ज़ाहिर ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, फ्राइड आइटम्स वैसे भी नहीं खा रहे होते, बट आप उसी के हेल्दी ऑप्शंस और चीज़ें गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो फार्माकोलॉजिक थेरेपी है, मेटफॉर्मिन यूजुअली फर्स्ट लाइन एजेंट होता है सब में, आप ओल्ड एज में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी एसिड पेप्टिक डिजीज़ हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता हो,
तो प्लीज़ अवॉइड दिस, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऑफ कोर्स अगर रीनल इनसफिशेंसी हो या और कोई प्रॉब्लम्स हो। TZDs एक और ग्रुप है, ये भी कॉशियसली करना चाहिए बिकॉज हार्ट फेलियर को, अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो एग्जैजरेट कर सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सल्फोनाइलूरिया सडन हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। इंसुलिन्स में भी आप बहुत ज़्यादा डोज में ना दें, उसकी ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करके। एनालॉग्स जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हैं, दे आर मोर प्रिफर्ड इन ओल्ड एज कंपेयर टू ह्यूमन इंसुलिन एंड शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जो ब्लड शुगर सडन कम कर सकती हैं, ठीक है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, वेट को भी कम करती है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉस्टली मेडिकेशन, so avoid it in non-affording patients, but if the patient can afford it, cardiovascular problems भी हों तो this might be the first choice in those patients. DPP inhibitors, 4 inhibitors can be given. इस तरह SGLT2 inhibitors जो है इसके भी किडनी और हार्ट के हवाले से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सो यू कैन गिव देम, बट इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी हैविंग सम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम तो SGLT2 देने से अगर उसकी symptoms ख़राब हो रहे हैं तो avoid using it. So these are various group of medications that are available that can be used in elderly, but of course you have to be very cautious looking into the pros and cons of using individualized therapy. Insulin जो है of course there are many times जब because of other comorbidities you are only left with insulin, but be considerate of the factors like old age में visual problems होते हैं, अगर इंसुलिन से दे रहे हैं उसको भरने और सबके प्रॉब्लम होंगे, न्यूरोपैथी होती है, सेंसेशंस का प्रॉब्लम हो जाता है, इंजेक्शन साइट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉस्ट का भी इशू होता है, सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू बी लुक इनटू। ह्यूमन में जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स आर प्रिफर्ड बिकॉज हाइपो के चांसेस कम होते हैं, या एनालॉग इंसुलिन में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं बिकॉज इट रेप्लिकेट्स द बेसल इंसुलिन सिक्रीशंस एंड फॉर्म्स अ रिजर्वॉयर, पीक नहीं होता, हाइपोस के चांसेस कम होते हैं, और if the cost is not the issue then maybe a better choice like glargine and other things. Acute complications, be very cautious, be very mindful of these things. Hypoglycemia they may not present with typical symptoms of hypoglycemia. HHS, diabetic ketoacidosis, again because of dehydration, sometimes vomiting of insulin, या कोई साथ में इस एज में स्ट्रोक और MI के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स में प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ DK और HHS. So always think about these things and act promptly for these things. क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इस एज तक आते आते अगर यंग एज में हुई थी और अब ओल्ड एज में आए तो ऑफ कोर्स रेटिनोपैथी, आई के ग्लोकोमा, कैटरेक्ट्स कॉमन है, न्यूरोपैथी, फुट अल्सर्स अनदर वेरी निगलेक्टेड एरिया, रीनल फंक्शंस वक्त के साथ कम होते जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड अदर थिंग्स, सो थिंक अबाउट इट. मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ में हार्ट and heart related problems are one of the leading cause of death in this population, so take good care of their cardiovascular सेहत. एथेरोस्क्लेरोसिस को एड्रेस करें, एस्प्रिन की ज़रूरत है तो उसको करें, स्टैटिन ज़रूर दें, कार्डियोवैस्कुलर screening for hypertension, proper management, looking for the risk factors, all these are important. So in old age the recommendations are keep HbA1c not below 7 usually, ठीक है, 7 के अराउंड रहे, और ज़्यादा अगर हाइपो अनअवेयरनेस है तो 7 से ज़्यादा ही रहना चाहिए. ब्लड प्रेशर जनरली 130/80, अगर माइक्रो एल्बुमिनूरिया हो या हाइपरटेंसिव भी हो तो ARBs और ACE इनहिबिटर्स. अगर लिपिड्स रेज्ड हैं देन ऑफ कोर्स स्टैटिन शुड बी गिवन. LDL के टारगेट्स इट शुड बी लेस देन 100, HDL ग्रेटर देन 50 एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेस देन 150. एस्पिरिन if there are indications then of course give. स्मोकिंग अगर है उसको एड्रेस करें, ओबेसिटी है उसको एड्रेस करें, थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, make them aware that these things can complicate things. So that was all about management of diabetes in this special situation we have discussed in pregnancy, in young children and elderly. So basic principles remain the same, that is diet, lifestyle, weight, smoking, and as per the special requirement of these populations you need to modify and individualize the treatment as per the need. Thank you.